नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आप लोगों का। वक्फ का कानून पार्लियामेंट से पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इसके विरोध की एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसके सिलसिले में पहले हैदराबाद, उसके बाद बिहार का किशनगंज और तीसरा बड़ा कार्यक्रम आज दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूरी मजलिस जमा है इस वक्त और तमाम तरीके के भाषण, तकरीरें इस कानून के विरोध में हो रही हैं। तो वही पुरानी आवाजें जो आपने पिछले दो बड़े जलसों में देखी वो यहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार कुछ नया भी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश थी कि उनके आज के इस वक्फ विरोधी कार्यक्रम में तमाम विपक्षी सियासी दलों के नुमाइंदे भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को और जितने भी अलग अलग विपक्षी दल हैं, सबके नेताओं को न्योता दिया गया था। लेकिन अभी तक जो खबर है वो ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता यहां नहीं पहुंचा, सिवाय एक के, वो खुद हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष। लेकिन चूंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो इसलिए उनका यहां पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हैदराबाद का तो पूरा प्रोग्राम ही उन्होंने आयोजित किया था। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आखिर ये सियासी दलों के नेता क्यों नहीं पहुंचे? पार्लियामेंट में सब खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के मेंबर जितना विरोध करते उससे ज्यादा भीषण भाषण तो इन्होंने दिए। फिर आज दिल्ली में जब यह कार्यक्रम हो रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां यहां क्यों नहीं पहुंची? मैं आपको किशनगंज का उदाहरण दे देता हूं। किशनगंज में भी वहां RJD बड़ी पार्टी है तो RJD के लोग मौजूद थे। इसके अलावा ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे वहां मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी वहां भी नहीं पहुंची थी। खासकर कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन प्रोग्रामों से कन्नी क्यों काट रही है, किनारा क्यों कर रही है? वक्फ पर तो वो खुलकर खिलाफ है सरकार के, लेकिन इनके साथ, मौलानाओं के साथ खड़े हुए वो आखिर क्यों नहीं दिखना चाहती? क्या फिर वही दो नाव पर पैर रखकर सवारी करने की बात है? हम इस पर आज हम लोग बात करेंगे। अंदर जो बातें कही गई हैं वो आपको मैं सुनवाऊंगा। अंदर कहा गया कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। एक ने कहा कि हम मोदी साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया है। फिर एक सवाल यह भी पूछ लिया गया कि आप नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन, मुसलमानों का विरोधी सब कुछ बता रहे हैं। मोदी जी तो आज चले सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का उनका दौरा लगा है। आज तक के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री मात्र 3 बार सऊदी अरब गए थे और नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार सऊदी अरब जा रहे हैं। और गल्फ के और अरब देशों के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या भावना है, इस पर हम लोग आज पहली बार तो बात कर नहीं रहे। तमाम तरीके के सिविलियन अवार्ड उनको वहां के देश जो हैं वो दे चुके हैं। और वक्फ पर जब इतना हायतोबा भारत में है, इतना विरोध हो रहा है, तो उसके बीच में उनका सऊदी अरब का दौरा, मन में तो ये बात भी होगी कि वहां के शेख कुछ उनको वक्फ के बारे में भी कह दे, लेकिन ऐसा होता तो शायद इतना आसानी से यह दौरा लगता नहीं मोदी जी का। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके कुछ बयान सुनवाता हूं। जैसे सैफुल्ला रहमानी साहब, ये तो अध्यक्ष ही हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इनके अलावा एलानिया तौर पर बताया गया था कि कौन कौन सी पार्टियों को बुलाया गया है, वो बात भी आप सुनिएगा। और जिन्होंने कहा कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वो क्यों मानते हैं ऐसा, सुनिए। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस यानी वक्फ प्रोटेक्शन या सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस है। और इसमें बुनियादी तौर पर ये जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है और वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उससे क्या ख़तरनाक नताइज निकलने वाले हैं और किस तरह के असरात पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में होने वाले हैं, उसको हम बहुत तफसील से लोगों के सामने रखेंगे। हमने जो है पॉलिटिशियंस को भी बुलाया है, जो JPC के मेंबरान थे वो तकरीबन सब आ रहे हैं। इसके अलावा जो है मनोज झा साहब आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब आ रहे हैं और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आ रहे हैं। देखिए, अदालत की लड़ाई एक लड़ाई है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे और रास्ते छोड़े हैं।
तो पब्लिक के सामने जाना, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग बीजेपी के साथ में हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ में हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 99% मुस्लिम आबादी एक तरफ खड़ी हुई है, 1% लोगों को लेकर आप ये कह रहे हैं कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये इंटरिम रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन जब आएगा तब पता चलेगा। तो हमारा तो ये प्रोग्राम है कि वो अपने तौर पर उधर हाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकली हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस कानून को विड्रॉ करें। बस जुलाई में हमारा जो लास्ट प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में ही होगा, उसके बाद अगला फेज़ का अनाउंस बाद में किया जाएगा। सब लोग यूनाइटेडली इस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले नहीं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदादर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का। और अब मैं आपको एक अपडेट दे दूं। हम बात कर रहे थे कि क्यों पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रोग्राम में नहीं आ रही हैं। आरजेडी से मनोज झा पहुंच गए हैं अभी इस प्रोग्राम में, ये बिहार वाले प्रोग्राम में भी थे। तो चलिए, एक सियासी आदमी तो वहां पर पहुंचा। एक और मैं आपको बताता हूं, यहां जो बात कही गई, देखिए अभी आपको मालूम है मुंबई में एक जैन मंदिर टूटा है और उसको लेकर के जैन समाज ने वहां काफी प्रदर्शन भी किया। इस प्रोग्राम में आए लोगों ने ये उनकी बात भी कही कि हमारी लड़ाई तो जैन मंदिर पर जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ जैन ईसाई भाइयों के लिए भी है। और इसके आगे का प्रोग्राम जो है, आज 23-22 तारीख हो गई है, 24 तारीख को दिल्ली में दूसरा बड़ा कार्यक्रम, 26 को कलकत्ता में यही वक्फ बचाओ सम्मेलन, 27 को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, 30 अप्रैल को देश भर में बत्ती बंद प्रोग्राम, लाइट ऑफ करके मैसेज दिया जाएगा, 1 मई को जमशेदपुर, 3 मई को देवबंद, 4 मई भी देवबंद, 7 मई को रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम, 18 को आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, 22 को हैदराबाद में, 25 तारीख को पूरे देश भर में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट और 1 जून को हैदराबाद में इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन। ये आगे की तैयारी है मुस्लिम बोर्ड की। और एक बात जो आपने उसमें सुनी ली हर्षवर्धन जी, वो लोग खुद ही ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ रिलीफ दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं है और इसीलिए ये देश भर में कार्यक्रम है। देखिए, उम्मीद कोई तो आधार होना चाहिए ना, कोई बुनियाद होनी चाहिए। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में, और मैं उन मौलाना को सुन रहा था, वो सैफुल रहमानी, क्या नाम उनका था, वो उन्होंने कहा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। अब वो अगली लाइन बोलना भूल गए, मैं बोल देता हूं। ये देश संविधान से ही चलेगा, न किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से चलेगा, न किसी मौलाना के, न किसी शरिया से, न किसी इस तरह की चीज से भी नहीं चलने वाला। तो ये बहुत ध्यान में रखिए। आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, ये देश आपको इजाजत देता है। अब मूल बात क्या, सर्वोच्च न्यायालय से भी इनको उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी कानून बनाने की इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में है, उसका संपूर्ण पालन इस सरकार ने किया। जितने तरह की चीजें सुझाई गई हैं संविधान में, जितने तरह की चीजें संसद में अलग अलग समय पर सुधार होता रहा कि भाई कोई आप कानून बनाने जा रहे हैं, कोई नियम कानून बना रहे हैं, जो पक्ष है, जो पार्टी है, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो जनता है, जो विरोध करने वाले, उनकी आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो आप सुनते हैं।
फिर क्या कहीं से किसी तरह से जो आर्टिकल्स अलग अलग हैं, जो अपना चाहे आप कहें कि धार्मिक स्वतंत्रता का हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी का हो, चाहे नागरिक स्वतंत्रता का हो, उनमें से किसी का उल्लंघन तो नहीं किया। उन सब दायरों में ये कहीं से भी गलत साबित नहीं होता है। आपकी अपनी मंशा है और झूठ इतना बोल रहे हैं ये लोग सब तथाकथित मौलाना है, दिन रात कहते हैं कि हम बड़ा अल्लाह के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। हमारी मस्जिद बोलते हैं, पता नहीं क्यों मसाजिद बोलते हैं, ये भी थोड़ा शायद अरबी होगा या पता नहीं हिंदी प्लूरल में हो सकता है। नहीं, उर्दू में तो नहीं है, उर्दू में तो मस्जिद ही बोली जाती है, पता नहीं, खैर मेरा उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ये बोलने का जो कहते हैं ना कि झूठ आग लगाने का, तो केरोसिन लेकर ये राहुल गांधी वाली भाषा में निकले। मस्जिद पर कब्जा, कब्रिस्तान पर कब्जा, फलाना पर कब्जा, क्या इसमें कहीं कुछ कानून में है? नहीं है। और उनको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम क्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि भाई इसमें एक दो चीजें हैं, ये क्यों आपने किया जो नया जोड़ा, क्या इसका कोई और आधार है, वो सरकार की तरफ से उसमें जवाब जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वक्फ के कोई परिवर्तन होने वाला है। हां, एक जरूर इन लोगों से उसको अपील कहिए या जो भी कहिए, देश शांति चाहता है। आप लोग देश में इस तरह के उत्पात, उन्माद, अराजकता, विभाजन, इसकी वजह मत बनिए, यह ध्यान रखिए। वरना पता चलेगा कि आप लोगों की वजह से जो मुर्शिदाबाद में हुआ, आप लोगों की वजह से जो कोलकाता में हुआ, वो देश के दूसरे हिस्सों में होगा तो बहुत पीड़ा देने वाला होगा। और तब कानून को अपना काम करना ही आप कह रहे हैं कि अराजकता और विभाजन के बीज डाल रहे हैं। अगर झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। नागरिकता कानून में क्या किया था? यही तो किया था ना कि भाई तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे, तुम्हें एक चैम्बर टाइप होगा उसमें बंद कर देंगे, तुम्हारे मतदाता पहचान पत्र छीन लेंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे। कुछ तो नहीं हुआ, सब झूठ बोलते रहे। अब दिक्कत यह है कि इस देश में झूठ बोलने पर ऐसा तो है नहीं कि इनको जेल वेल भेज दी जाए, सजा सुना दी जाए। खूब झूठ बोलते हैं, तो वो जब झूठ आप बोलते हैं तो किसी के दिमाग में आएगा अच्छा हमारी मस्जिद छिन जाएगी। अब उसके लिए तो ये बड़ी चीज है ना, मस्जिद नहीं रहेगी तो इबादत कहां करोगे? ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। इस देश में मुसलमानों की संख्या जितनी है उसके अनुपात में मस्जिदें बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आता रहता है कि कहां करेंगे इबादत, कहां करेंगे। तो झूठ बोलेंगे तो उसका खतरा है। अच्छा, मैं आपको इसका दूसरा अपडेट भी दे देता हूं। दूसरी तरफ मतलब सरकार का पक्ष जो है, इस वक्त जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो मुंबई में है और मुंबई में वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है रणनीति कार्यशाला। दरअसल वहां पर किरण रिजिजू जो हैं वो अपने अल्पसंख्यक विभाग के लोगों के साथ मिलकर कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों से जो है वो मुलाकात करेंगे, पसमानदा मुसलमानों से भी मुलाकात करेंगे। और इसकी ये जो रणनीति कार्यशाला है दरअसल एक वर्कशॉप किस्म की, ये 4-4 लोगों की टोलियों में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की, उनको तैयार करके मुसलमानों के बीच भेजने की कोशिश है। ये 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक एक संवाद कार्यक्रम चलेगा जिसमें वक्फ बिल की सच्चाई और वक्फ बिल के फायदे मुसलमानों को बताए जाएंगे। सरकार का ये आउटरीच प्रोग्राम है। अच्छी बात है, सरकार कोई भी आउटरीच करे और यदि कोई कन्फ्यूजन किसी कम्युनिटी को है बिल को लेकर तो उससे फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। हालांकि ये एक्सरसाइज के लिए मैं पहले भी कहता रहा कि ये एक्सरसाइज और पहले होती तो बेहतर होता, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो कन्फ्यूजन है, मान लीजिए सरकार का बिल बहुत अच्छा है और सबको लगता है कि ये बिल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए कहीं जाए वहाँ से रद्द नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों में सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और वो तो हमेशा गुंजाइश रहती है किसी चीज़ के लिए। तो वो आउटरीच प्रोग्राम ही किसी भी चीज़ का रास्ता हो सकता है और संवाद यदि होता है तो मुझे लगता है कि ये सब बात बेहतर होगी। जो प्रदर्शन हो रहे हैं इनको अराजक मत कहिए, प्रदर्शन अधिकार है और प्रदर्शन में वो अपनी बात रख रहे हैं। अब ये ताल कटोरा में हो रहा है, ये तो शांतिपूर्ण हो रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सब लोग कहें। भारतीय जनता पार्टी, सरकार भी, दोनों लोग, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो ये अच्छी बात है कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है और यदि समझाया जा सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देश में शांति बनी रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे, तो बेहतर बात है कि किस तरह से होता है। मस्जिदों की वो चिंता कर, अब वो तो जो भाषण देंगे उसमें इसी बात को तो अपनी तरफ से कहेंगे कि भाई किस बात पर तर्क करेंगे, कि यही सब हो रहा है। और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सरकारों में बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है, अभी इस दौरान भी कहा कि अब हम वो ज़मीनों को देखेंगे, कौन सी ज़मीनों पर कब्जा है, कौन सी ज़मीनों पर कब्जा नहीं है, उसको लीगलाइज करेंगे। तो वो एक डर पैदा करता है उनको, और डर नहीं भी पैदा करता तो एक बहाना देता है आपको डर पैदा करने का। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए डर पैदा नहीं हो रहा तब भी आपके पास एक कारण होता है, एक एक्सक्यूज होता है, उसको देखकर किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ आउटरीच प्रोग्राम से इन प्रदर्शनों पर सवाल ना उठाएं, आप ही कह रहे हैं।
सवाल मतलब कोई हिंसा होती है तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ते पर अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना। अब इन कार्यक्रमों में तर्क नहीं दिया जा रहा, झूठ बोला जा रहा है। तो ये तो हम सोचते हैं ना, तर्क और झूठ में तो बहुत बारीक लाइन है ना, कौन कैसे बात को रख रहा है नहीं रख रहा है। जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कहें कि भाई हम जमीनों को देखेंगे कि किस तरह से जाना है, किस तरह से लीगलाइज करना है और किन जमीनों को वापस लिया जाना है, तो वो एक कारण देता है ना आपको, ये कारण मिलता है उससे कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे सरकार आउटरीच करे, चाहे बीजेपी आउटरीच करे, चाहे ये लोग, ये भी आउटरीच प्रोग्राम है एक्चुअली, इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी तो आउटरीच प्रोग्राम है कि अपनी कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के बीच में हम आउटरीच कर रहे हैं। ये बिल क्यों खतरनाक है? उसमें एक बात का जिक्र कर दूं, आपने कहा वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज प्रधानमंत्री जी जद्दा गए हैं, तो सऊदी में जो वक्फ का मसला है वो अंडर गवर्नमेंट है पूरा का पूरा। वहाँ पर 2010 में एक लॉ लाकर पूरी की पूरी जो वक्फ की जो औकाफ है उसको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया के अंडर में कर दिया गया है। तो भारत से तो थोड़ा सा और ऊपर है वो मसला, लेकिन वहाँ में फ़र्क ये होता है कि वहाँ एक पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री है, उसको उनको लोगों को भरोसा होगा सरकार पर, ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया के अंडर में, जिसको लीड करते प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। इसको लेकर मुंबई से किरण रिजिजू साहब का बयान आया है, सुनते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश का जमीन होता है। हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। जब कृषि बिल आए थे उस वक्त सरकार पर यह आलोचना की जाती थी कि सरकार ने ये कानून बनाने से पहले, पार्लियामेंट में लाने से पहले ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाई, जेपीसी को भेज देना चाहिए था, बहुत स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी, वो इल्ज़ाम उस वक्त सरकार पर लगा। इस बार लेकिन बिल पास होने से पहले, बिल लाए जाने से पहले और बिल लाए जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि कोशिश है सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि इस बिल के फायदे जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स तक या एंड यूजर्स तक वो पहुंचाया जाए। समीर जी, देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों में जाकर केंद्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ में क्या क्या गरीब मुसलमानों के लिए किया जा रहा है और ये वक्फ बिल क्यों जरूरी था, ये जानकारी पूरे देश को दे रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए कि जिस कांग्रेस ने वक्फ का विरोध किया लोकसभा के अंदर तमाम तरीके से, वो 21 से 24 तक लेकर ईडी में जिस तरीके से जो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन्हें जिस तरीके से वो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार वार्ता, कांग्रेस तमाम नेता 57 शहरों में जाकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के अंदर किस तरीके से गलत केस दर्ज किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें 57 शहरों में वक्फ के खिलाफ भी एक पत्रकार वार्ता आयोजित करनी चाहिए। कांग्रेस का तो मैं कंफर्म बता सकता हूं, हैदराबाद में भी नहीं थे, बिहार के कार्यक्रम में भी नहीं थे, आज भी नहीं है, प्रोग्राम में भी नहीं है। तो बिल्कुल अब कांग्रेस तो अपने हिसाब से चल रही है। और मुझे लगता है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग आज तमाम तालकटोरा स्टेडियम में एकत्रित हुए, ये सब नेता एक एफिडेविट दे दे, घोषणा कर दे कि उनमें से किसी ने भी कभी भी अपने जीवन में वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल अपने निजी व्यवसाय के लिए नहीं किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, और वक्फ की संपत्ति से उन्होंने किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। ये जितने नेता हैं अगर ये इस तरह की घोषणा कर दे तो मुसलमानों को लगेगा कि इन लोगों ने वाकई जो संपत्ति के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं।
आधे से अधिक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो लीडर है, सब वक्फ की संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी साहब का तो कितना बड़ा संपत्ति का व्यवसाय है वक्फ का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। ओवैसी साहब खुद घोषणा कर दे कि मैंने 1 इंच जमीन वक्फ की अपने निजी परिवार के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं की, और यह गरीबों के लिए मैंने इस जगह का इस्तेमाल किया है। दरअसल मुट्ठी भर मुसलमानों का जो बार बार कहा जा रहा है, ये मुट्ठी भर मुसलमानों की तकलीफ है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल किया, और उनको इस बात का डर है कि उनके हाथ से संपत्ति निकल जाएगी और गरीब मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। सरकार इसका हिसाब किताब पूछेगी, सरकार इसका पूरा रजिस्ट्रेशन करवाएगी, और जो अभी तक वो करते रहे, उन्होंने जो मनमानी की है वक्फ के नाम पर संपत्ति का, वह जो खुली लूट चली है उस पर सरकार शिकंजा लगा रही है। तो मुझे लग रहा है उनका इस बात का डर है। अब सुप्रीम कोर्ट का उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे मिला, इस पे हमें पूरी तरीके से अभी खारिज नहीं हुआ, तो लॉ ये किसी भी स्थिति में खारिज नहीं होगा। 2014 से लेके आज 2025 तक का समय आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कानून बनाए, ऐसा कौन सा कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक कानून है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जगह अपनी जगह, उसके बाहर लोगों के बीच में दोनों ही पक्ष, सरकार और मुस्लिम लीडर्स जो हैं, ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मुसलमानों तक। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई जो उस कानून से खुश नहीं है वो अपनी बात अपने समर्थकों के बीच में, अपने जनाधार के बीच में ले जा रहे हैं, अपने वर्ग के बीच में। और सरकार जिसने कानून पास किया है वो आउटरीच कर रही है जनता के बीच में कि भाई इस कानून की ये अच्छाइयाँ हैं। तो मुझे लगता है इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से चलें तब तक होना चाहिए। और देखिए, जब तालकटोरा में मान लीजिए सम्मेलन हो रहा है तो परमिशन लेके हो रहा होगा, सब बाकायदा प्रशासन से अनुमति ली गई होगी, सूचना दी गई होगी इतने लोग आएंगे, तो इसलिए वो कानून के दायरे के अंदर बैठक हो रही है। इसी तरह जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, हाँ, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं अगर होंगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा और देश को उसके खिलाफ खड़ा भी होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और पहले भी देखिए, संसद जब कोई कानून बनाती है तो जरूरी थोड़ी सारे खुश हों। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 317 कानून संसद नहीं बनाया था ना, लेकिन उसके खिलाफ तो लगातार कैंपेन चलता रहा, और बाद में जाके फिर जो पार्टी सत्ता में आई तो उसने अपना एजेंडा लागू किया। तो इसमें क्या गलत है? अब वो भी कर रहे हैं। मंडल को लेकर के तो पूरे देश में प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। तो अगर अब रही बात वक्त की, जैसे अभी रिजू जी को सुन रहा था कि कितने लाख संपत्तियां हैं, दरअसल इसका ब्रेकअप होना चाहिए कि इस वक्त संपत्ति में कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितनी दरगाहें हैं, कितनी खानकाहें और कितनी खाली जमीन है। तो खाली जमीन का तो इस्तेमाल हो सकता है कि भाई अस्पताल बने, शिक्षा केंद्र बने, लेकिन अब मस्जिद अगर है या दरगाह है या कब्रिस्तान है तो वो तो उसमें अमीर गरीब सभी जाते हैं। सर, मेरे तो शायद इसी प्रोग्राम में किन्होंने डेटा दिया था या कहीं और 14% मस्जिद है। 14% से कम ही है, किसी ने तो मुझे 5% भी कहा इतनी मस्जिद है। बाकी जो है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कल किशनगंज में कार्यक्रम था इन्हीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कल या परसों, वहां के मेन बाजार में जाकर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने एक रिपोर्ट की, कल हमने इंडिया टीवी पर दिखाई भी थी। वो मुसलमान ही बता रहे हैं कि ये देखो, ये वक्फ की जमीन पर बनी हुई दुकान है, पूरे बाजार में बनी हुई। वही मैं कह रहा हूं। मैं पूछा किराया कितना? मैं कह रहा हूं किराया है 12 रुपया, मेरा कहने का 500 रुपया, और वो खुद कह रहे मुसलमान ही है, कह रहे किराया होना चाहिए 50,000 रुपया। AIMIM के नेता का अरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा है कि वक्फ की जमीन का कब्जा है तो मंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे उसे हम वापस लेंगे? नहीं, इसी के लिए तो कानून लाया, इसलिए थोड़ी नहीं लाया गया, कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल होगा, कंप्लीट तो कर लेंगे तो प्रभु। मेरा कहने का मतलब, मैं उस आंकड़े को, जो भी है 14% मस्जिद है, 10% दरगाहें होंगी, खानगाह होंगी या कब्रिस्तान होंगे, सब मिला करके कुछ 30-40-50% तो होगा ना, सारा मिला करके। बाकी जो 50% जमीन बस्ती है जिस पे कब्जा है या खाली पड़ी है, उसका उपयोग सरकार या वक्फ कानून के जरिए गरीबों के हित में किया जाए। तो कैसे किया जाएगा ये स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो जमीन गरीबों को बांटी जाएगी, गरीब मुसलमानों को दी जाएगी, या उनके लिए वहां क्या क्या बनेगा, ये सारी चीजें अगर स्पष्ट करे सरकार तो और बेहतर तरीके से इस कानून के पक्ष में एक माहौल बनाया जा सकता है। ये भी मैं बता देता हूं, वो भी एक पूरा चार्ट था, उस हमने प्रोग्राम में आप ही के साथ डिस्कस भी किया था। उसमें बाकायदा अगले 5 साल के लिए एक प्लान तैयार किया गया सरकार की तरफ से कि किस किस साल क्या क्या स्टेप किए जाएंगे। उसमें पहले 2-3 साल जो इन सारी प्रॉपर्टीज की पहचान और इनको पोर्टल पर रजिस्टर करके डालना, पहला तो ये है, उनका सर्वे करा करके कि ये किस प्रकार की भूमि है या दुकान है या क्या है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है और किस उपयोग में ये आ रही है, और उसके बाद उसका मोनेटाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका टारगेट भी दिया गया है
कि इतने साल में इतना % मोनेटाइजेशन या इतने 1000 करोड़ रुपया इससे हम लोग अर्जित कर सकते हैं। तो सरकार के पास एक प्लान तो है। बात अब करते हैं वक्फ के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई उस हिंसा की, उस दंगे की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और इससे जुड़ी एक खबर इस वक्त आ रही है कि मुर्शिदाबाद जाने के लिए ममता बनर्जी का प्रोग्राम सामने आ गया है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगी, वहां का दौरा करेंगी और मई के पहले हफ्ते में वो मुर्शिदाबाद जाएंगी, जो हमें अभी जानकारी दी जा रही है। यानी कि आप समझें कि मई का पहला हफ्ता मतलब अब से 10 दिन और, तो उस तब ममता बनर्जी जो हैं वो मुर्शिदाबाद जाएंगी। उनसे पहले वहां पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं, जिनको मना किया था ममता बनर्जी ने कि भी हालात ठीक नहीं है, आप वहां मत जाइए, लेकिन फिर भी वो गए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम वहां पर जाकर दौरा कर चुकी है, पीड़ितों से मुलाकात कर चुकी है। और ये खबर उस वक्त आई है जब वहां कोशिश ये हो रही है सरकार की तरफ से कि जो रिलीफ कैंप में लोग हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं। बहुत से लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी मांग है वहां BSF का एक रेगुलर कैंप, स्थायी कैंप जो है वो बना दिया जाए, तब वो जाकर के अपने घरों में लौटना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर वो वहां जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात क्यों नहीं करती। इस बीच में उन्होंने एक जब हिंसा के बाद कलकत्ता में एक कार्यक्रम में जहां सब मौलाना मौजूद थे, उनके बीच तो वो जाकर के उनसे बात कर चुकी हैं, लेकिन अब तक हिंसा प्रभावित लोगों से बात नहीं की। इसको लेकर आलोचना हो रही थी, तो ये कार्यक्रम उनका सामने आ गया है। मैं आपको जरा बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में क्या होना है। दरअसल वकील विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसको आज टेकअप किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। और उनकी पहली मांग तो ये थी कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, इसकी 3 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक SIT गठित हो और वो इसकी जांच करे। उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तुरंत पश्चिम बंगाल भेजी जाए। उनकी अगली डिमांड यह थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लंबे वक्त तक के लिए तैनात किया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 355 के तहत गवर्नर से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी जाए और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ और उसको देखते हुए वहां क्या कार्रवाई कर सकती है। और डिमांड नंबर 5 उनकी ये थी कि पलायन करने वाले हिंदुओं की फैमिली की एक रिपोर्ट तैयार हो और वो किन हालात में है और उनके लिए आगे क्या बंदोबस्त किया जा सकता है, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर 2 बजे बताया गया है कि सुनवाई होगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है इस पर। बहुत सारी मांगे हैं, केंद्र को भी इंटरवीन करने के लिए कहा गया। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात थी कि कल जब ये पिटीशन की मांग हो रही थी तो उस वक्त जो अगले हमारे CJI होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे BR गवई साहब, जस्टिस BR गवई, उन्होंने एक रिमार्क किया कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश दें कि वो पश्चिम बंगाल के हालात पर में इंटरवीन करें। हम पर तो पहले ही दखल दिया जा रहा है, हम पर तो पहले ही आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देते हैं। और ये बात उन्होंने 2 बार कही कल, अलग अलग मौकों पर। तो जो कुछ बीजेपी के सांसदों या नेताओं ने अपनी बयानबाजी में कहा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा नहीं। तो बातों बातों में उसका जिक्र कल BR गवई साहब ने कर भी दिया है। लेकिन पहले मैं ममता जी के जो आया है अगले 10 दिनों के बाद उनका दौरा मुर्शिदाबाद का लगेगा, त्रिपाठी जी। ममता जी को पता नहीं, मतलब क्या कहें, देर आए दुरुस्त आए जैसी चीज भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि वो जा रही तो उनकी नीयत कोई ठीक होगी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने और उनकी पार्टी ने कहा कि ये सब संघ भाजपा के लोगों ने कराया। तो अगर कराया तो उन लोगों को पकड़ के बंद क्यों नहीं किया? उनको पकड़ के बंद करना चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो उस डिजाइन का हिस्सा है जिसको बार बार मैं एक बड़े सवाल के तौर पर खड़ा करता हूं, और वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहां अगर सत्ता शासक मुस्लिम अपीजमेंट वाला हो तो क्या हाल हो सकता है। अच्छा है, शासक के तौर पर गई हैं, उम्मीद हम करते हैं कि जब जाएंगी तो कुछ बेहतर करके आएंगी। वहां जाएंगी तो कुछ उन लोगों को, जिसको कहते हैं कि जिनके घर परिवार के लोग चले गए, जिनके यहां मुश्किलें हो गई, जिनके घर दुकान मकान जला दिए गए, उनको कुछ वो मरहम देकर आएंगे। कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसी सभा में न चली जाए कि फिर से कहे कि हम आपके साथ हैं, 1 इंच जमीन आपके जाने नहीं देंगे। ये वाला खतरा भी। 2 बयान है हमारे पास, बीजेपी से बयान है, लेकिन इनमें भी बड़ी स्ट्रांग बातें कही गई। सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के अध्यक्ष है बंगाल के, ये कह रहे हैं कि समस्या मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है, समस्या DNA में है। किसके DNA की बात कर रहे हैं? और बीजेपी के महासचिव में तरुण चुग, उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल जिन्ना के नए अवतार से मुक्ति चाहता है। हो सकता है वो ममता जी की बात कर रहे हो, सुनते हैं। As Supreme Court has stated the thing, so we don't have any remark on it. It is the decision of the Honorable President of the country.
she is eligible enough to take the decision. So I think we should not pass any kind of comment in this regard. Several this type of incident happened that day. And not only so, they have been, taken on gunpoint and they have been pressurized to chant Allahu Akbar. The Hindu women, they have been pressurized to chant Allahu Akbar. So this was the situation under Mamata Banerjee's regime. And this will be the future of the other Hindus, those are staying in the Kolkata and the other part and thinking that everything is okay. Only the Murshidabad there is some problem. Problem is in the DNA. So that we have to discuss. And I would urge the so-called intellectuals of Kolkata. Where are you, sir? अच्छा, ये देखिए उनका जो जिधर वो इशारा उनका है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कोलकाता, जिनको भद्र लोग कहते हैं और वो बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता, उनसे सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आप अब कहाँ हैं जब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से अल्लाहू अकबर बुलवाया गया जबरदस्ती, और ये आपके साथ भी होगा, उनका ये कहना है। सर, ममता जी जाएंगी और बीजेपी के अध्यक्ष को आपने सुना, प्रॉब्लम डीएनए में बता रहे हैं। अब डीएनए के बारे में तो भागवत जी ने कहा कि डीएनए सबका एक है, हिंदू मुसलमान सबका एक है डीएनए, और वाकई जो 90-95% मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं उनका तो डीएनए वही है जो यहाँ के दूसरे लोगों का है। तो इसलिए पता नहीं सुकांतु मजूमदार जी अपने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं और मात्र संगठन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, एक तरह से पूरे संघ परिवार के मुखिया हैं वो, तो उनकी बात को सुनते हैं ध्यान से कि नहीं सुनते, या कितना ध्यान देते हैं, देना चाहिए उनको ध्यान। पता नहीं बीजेपी के लोग डीएनए की बात बहुत करते हैं, वो बिहार में भी डीएनए खोजते हैं, बंगाल में भी डीएनए, और ये समझ में नहीं आता कि डीएनए उनको इतना वो जो है तक चले जाते हैं। ममता बनर्जी की जहाँ तक बात है, मुर्शिदाबाद उनकी असफलता है, इसमें कोई किसी को क्या कहना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में वक्फ कानून पास होने के बाद सुरक्षा बलों की चाक चौबंदी तैनाती कर दी गई थी संवेदनशील क्षेत्रों में, वो बंगाल में क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। कोलकाता के बुद्धिजीवियों से पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम, क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखिए ऐसा है ना, कोलकाता के बुद्धिजीवियों से पूछ रहे हैं, ठीक है कि क्यों नहीं बोलते, वो उनका पूछने का दायित्व तो उनका है, सही है, उसमें कोई एतराज नहीं है, पूछना भी चाहिए ऐसे मौके पर। इस तरह के घटनाओं में हर एक को बेलाग होकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और निंदा करनी चाहिए। हम सेलेक्टिव हो गए अगर जब निंदा करते हैं, दिक्कत तब होती है, चाहे वो भद्रलोक के लोग हों, चाहे इधर के हों या उधर के हों। समस्या ये होती है जब हम आलोचना, अपनी प्रतिक्रिया सेलेक्टिव होकर देते हैं। तो मुझे लगता है सुकांतु मजूमदार यहाँ तक तो ठीक है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए भद्रलोक को, और सबको देनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ममता जी जो जा रही हैं, तो ममता जी का जाने में कोई इतराज नहीं, मुख्यमंत्री है, जाना ही चाहिए, और जाकर के उनको सभी पक्षों से मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष से मिलकर के चले आए और कह दें कि सब ठीक है। इसलिए ममता जी के इस दौरे पर सबकी निगाह रहेगी, मीडिया की भी रहेगी, बीजेपी की भी रहेगी, राजनीतिक दलों की रहेगी, कि ममता जी का दौरा वहां जाके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता है या कुछ और गर्मी पैदा करता है। देखिए ममता बनर्जी जा रही है, लेकिन कब ममता बनर्जी जा रही है? जब घटना घटी उसी में ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, और अगर ममता बनर्जी नहीं गई तो हरगोविंद दास और चंदन दास जो पिता पुत्र मारे गए, क्या ममता बनर्जी ने उनके घर वालों से बात की? क्या उनके घर वालों को बुलाया बंगाल में? क्या उसके लिए ममता बनर्जी ने माफी मांगी कि इस तरीके से आपके पिता और पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई? मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को यह कहकर कि ममता बनर्जी उसे संभला नहीं, उसको एक स्पेस रास्ता नहीं दिया जा सकता। मंशा बहुत देखी जाती है, ममता बनर्जी की मंशा इसमें बहुत एक अच्छे नेता के रूप में रही, इसमें वो अपना राजनीतिक लाभ और नफा नुकसान देख रही थी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे मुर्शिदाबाद के दंगे में ममता बनर्जी की जो भूमिका रही है इसको ओवरऑल लुक करने में, जिस हल्के से लिया, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना पड़ा, केंद्र की सुरक्षा एजेंसीज को भेजना पड़ा, और ऊपर से आप आरोप लगाते हो कि सेंट्रल एजेंसीज इसके अंदर दंगा करवा रही है, संघ के लोग आकर दंगा कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर दंगा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर नहीं कंट्रोल कर पाया तो स्वीकार कीजिए कि मुझसे गलती हुई है और मैं अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करूंगी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर ही जो सवाल उठाने वाले जो बीजेपी की तरफ से व्यक्ति थे, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनके बयान से बीजेपी को उनके अध्यक्ष को एक प्रतिक्रिया देकर के पार्टी को अलग करना पड़ा कि ये इनका निजी व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात आज जुडिशरी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट को बनाने हैं तो संसद को ताला लगा दो। अब वो पिछले 14 घंटों में 2 ट्वीट और कर चुके हैं, 2 पोस्ट और कर चुके हैं, और वो सीधे सीधे जुडिशरी से जुड़ी हुई है। अभी उन्होंने लिखा है कि आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई ही नहीं की थी। मतलब बता रहे हैं कि देश में एक चीफ जस्टिस ऐसे भी रहे जिन्होंने कानून की पढ़ाई कभी नहीं की। और एक लंबा पोस्ट जो उन्होंने किया था, आज सुबह ये किया हुआ है,
इसमें वो बता रहे हैं कांग्रेस के संविधान बचाव की एक मजेदार कहानी कि कैसे असम के एक बहरुल इस्लाम साहिब जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली, 1962 में राज्यसभा का मेंबर उनको कांग्रेस ने बनाया, 6 साल के बाद उनको दोबारा 1968 में मेंबर बनाया गया और उनको 1972 में हाईकोर्ट का जज कांग्रेस ने सीधे अपॉइंट कर दिया। 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 1980 में ये रिटायर हो गए, लेकिन एक रिटायर्ड जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद इनको तीसरी बार फिर राज्यसभा का मेंबर भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मतलब उनका कहने का है कि कांग्रेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, बीजेपी के लोगों ने उस पर इतने गाल बजा रही है, तो वो उनको आईना दिखाने के लिए ये पोस्ट कर रहे थे। लेकिन चुप नहीं बैठे, चुप नहीं बैठे, वो अलग इशू है। और ये जो इशू है ना, वो कोई नया इशू नहीं है, जिस पर काफ़ी समय पहले भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आज ये बात हो रही है, अभी बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज पड़े हुए हैं। वो भी सच बात है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज है, लोअर कोर्ट्स की सिस्टम है, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन क्या इसको उस बात से जोड़ा जा सकता है जो आप कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। और ये बहरुल इस्लाम साहब पर बहुत चर्चा हुई है, कोई नया कोई केस उन्होंने नहीं रखा है, दोनों का, वांचू साहब का भी और इनका भी। और कांग्रेस तो हमेशा इस्तेमाल करती रही है, ये तो उन्होंने लिखा नहीं है, उनको शायद कम जानकारी है कि जिस तरह से इमरजेंसी के पहले जिस तरह से सीनियरिटी को लांग कर इंदिरा जी ने चीफ जस्टिस बनाया और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा था, हंसराज खन्ना को इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे मामले, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है मामले, और कांग्रेस दुरुपयोग करती रही, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि क्या आप इससे सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल आपने खड़े किए वो जायज हो जाते हैं? मसला वो है। और अगर जायज है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को क्यों किनारा किया है? और ये इस तरह से करके, अभी तो वो केस जो है आया नहीं है, कंटेम्प्ट का केस जब आएगा तब उस पर देखा जाएगा कि अगले हफ्ते के लिए सुनवाई के लिए लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो उसमें की वजह है ना, आपने देखा नहीं उसको, केस को क्यों लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले हफ्ते के लिए? इसलिए क्योंकि कंटेम्प्ट के मसले में अटॉर्नी जनरल की राय नॉर्मली ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, कि ताकि ये ना लगे कि कोई केस ऐसी फर्जी किसी ने कर दिया है, फिल्टर किया जा सके। और उसमें दो मसले होते हैं कंटेम्प्ट केस में। कंटेम्प्ट केस में एक मसला है कि कोर्ट के कंटेम्प्ट किया गया, वो कितना सीरियस है, और दूसरा कहीं ये मसला फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नहीं है, ठीक है, कि कोई बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की कर रहा हो और आपने उसको कंटेम्प्ट बना दिया। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है। ये जो दोनों वकील हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया, उन्होंने को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजी के पास जाइए। एजी के पास गए, एजी ने उस पर अभी कोई राय नहीं दी है। एजी को जब राय देनी चाहिए, अब वो हो सकता है वो बिजी हो, क्योंकि उसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं, उसमें है कि एज अर्लिएस्ट जो कर सकते हो वो करें। तो एजी की राय का भी शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो एक खबर और हम लोग के बीच से छूट गई, शायद 2-3 दिन पहले की खबर है कि जो चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, उन पर एक हाईकोर्ट जज ने, पटना के एक जज ने, वो भी रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि तीस्ता सेतलवाड़ को रिलीफ देने के मामले में इन्होंने अति उत्साह दिखाया, ऐसा उनका मानना था, अति सक्रियता दिखाई। तो ये मामला पहुंचा केंद्र सरकार के पास। अब इसमें जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने डीओपीटी को वो मामला रेफर कर दिया है, मतलब कि इस मामले में उसको खारिज नहीं किया सरकार ने, वो डीओपीटी को भेज दिया गया। तो हुआ यह था कि तीस्ता सेतलवाड़ की गिरफ्तारी ना हो, इसको लेकर के अर्जी लगी, जमानत देने को लेकर। जी हाँ, और उसमें 2 बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई सेम डे में। तो ये आरोप लगाया एक रिटायर्ड जज ने कि इसमें उन्होंने अति सक्रियता दिखाई। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो आरोप भी लगते हैं ना, वो जब मसला हो जाता है उसी समय बोलना चाहिए था, अति सक्रियता है। अब आज आप सीतलवाड़ को जमानत का मसला जो है कितने साल पुराना हो, 6-7 साल तो हो ही गए उसको कम से कम। नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है। नहीं, ये तो बहुत सारे आरोप लगते ही रहे ना कि कोर्ट कई बार मसले में रात को 2 बजे हियरिंग कर लेता है, बहुत सारे मसलों की हियरिंग नहीं करता। ये आरोप भी लगते रहे याकूब मेनन को लेकर भी, और तमाम तरीके के इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अब यानी कोर्ट कब क्या कर रहा है? मेरे दरअसल अपने देश में क्या है कि जिस वर्ग से, मतलब जमात या लोग मैं बात कर रहा हूँ, मतलब किसी संप्रदाय या किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस
तो अगर फैसला सूट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, का आधार तारीफ बनाएंगे, करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर फैसला सूट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट। अरे निशिकांत दुबे पर एक बात, एक छोटा कमेंट हर्षवर्धन जी आपका। अभी राशिद अल्वी कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका बयान भी है, टाइम नहीं मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर आक्षेप करते हुए कहा कि ये तो प्रधानमंत्री का तरीका है, जो बात खुद नहीं कह सकते किसी से कहलवा दो, जो निशिकांत दुबे ने कहा। नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री किसी बात को दूसरे से कहलवाएंगे, आज तक का तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर आज तक का, और वो तो कहते भी हैं, कर भी देते हैं। लेकिन ये वाला मसला थोड़ा गंभीर है। ठीक है, चंद्रचूड़ साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, बाद में तो जो उनके पक्षधर लॉबी थी वही उनके खिलाफ हो गए। जो विनोद जी कह रहे हैं ना, तो सारे वामपंथी, सारे वो जो कांग्रेस खिलाफ हो गए, सब खिलाफ हो गए। जो विनोद जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो वही सब किया था, उन लोगों के खिलाफ चले गए। खिलाफ मूल बात क्या है? वामपंथी अब खिलाफ है और दक्षिणपंथी तब खिलाफ थे। मूल बात ये है कि क्या ये अति सक्रियता कुछ विशेष मामलों में दिखती है? ये इससे मसला नहीं किसके पक्ष में किसके विपक्ष में गया। जब आप नॉर्मल जो रूलिंग है प्रोसीडिंग से उससे इतर जाकर तीस्ता जैसी महिला जिसके खिलाफ बहुत खतरनाक आरोप हैं, उसको जमानत देने के लिए अचानक बैठ जाते हैं। और मैं तो नहीं जानता हूं, उस वक्त स्टोरी छपी थी कि बेंच उठ गई थी, अचानक कोई फोन आया, फिर से बेंच तुरंत कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये मतलब सारी खबरें छपी हैं और उसको फिर से किया गया। तो ये सवाल तो खड़ा होगा, और क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अभी देखिए ना, एक सवाल आया तो गवई साहब इतना नाराज हो गए, कह रहे हैं कि अरे हमारे ऊपर तो आरोप लगता है। अरे भाई इतना थोड़ी ना, हम कोई वो वाला थोड़ी ना है कि बच्चे बच्चे हैं, किसी ने कुछ कह दिया नाराज हो गए। आप इतनी बड़ी जगह पर बैठे हो, आप ठोक के फैसला लीजिए, स्क्रूटनी होने दीजिए। और जाते जाते एक खबर और आपको बता रहा हूं, आगे हमारे पास बयान आएगा तो सुनवा भी दूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर जुडिशरी पर कमेंट किया है। पहले भी वो लगातार हमलावर रहे, उन्होंने फिर दोहराया है पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, आ गया बयान हमारे पास, सुनिए। In preamble of the Constitution. What does it say? We the people of India. The supreme power is with them. No one is above the people of India. Let there be no doubt about it. Constitution is for the people, and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ कानून के खिलाफ इस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें कई नेता अब बताया जा रहा है पहुंचे हैं। आरजेडी से मनोज झा वहां पर हैं और इस देश भर के तमाम मौलाना लोग जो हैं उनको वहां पर बुलाया गया है। और मनोज झा वहां पर जो तकरीर कर रहे हैं उसमें उन्होंने कुछ चुभने वाली बातें कही हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा कि हम पंक्चर बनाने वाले नहीं हैं, पंक्चर करने वाले हैं। हवा भरना भी जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं और तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। ये सारी बातें कही गई हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोग्राम में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्त के लिए हुआ है तो कल किसी और चीज के लिए होगा और लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे। इसलिए ये चुप रहने का भी वक्त नहीं है। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। ये आपने मनोज झा को सुना, काम यहां का मतलब दिमाग का पंक्चर भी लगाना जानते हैं। और आखिर में जो उन्होंने बात कही कि मुसलमानों का इस देश के साथ करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के साथ करार था, जो उस करार को तोड़ेगा तो वो जान ले तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि सचमुच देश आगे जा रहा है। बड़े शानदार हाईवे बन गए हैं, ट्यूबलेस टायर हो गए हैं, पंक्चर होता नहीं है अब। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेईमान लोग हैं जो पंक्चर करके पंक्चर बनाते हैं।
ऐसे बेईमानों से देश को बचाना है। अब मनोज झा पता नहीं किन की बात कर रहे थे, जो पंक्चर कर देते हैं फिर बनाते हैं, तो पंक्चर करके बनाने वाले बेईमान होते हैं। दूसरा, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से बहुत पुरानी है। ये लोग सब उसी भारत भूमि के सामान्य पुत्र हैं जिनको नायक का दर्जा इस देश के लोगों ने दिया। करार क्या होता है भाई? कोई मुसलमान आए थे और कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ डील करते हैं, सौदेबाजी करने की स्थिति में था क्या कोई? मारे काटे जा रहे थे लोग, विभाजन विभीषिका भूल गए ये लोग। 15 अगस्त 1947 और वो पूरा कालखंड 1.5 से 2 महीने तक लाशों का आदान प्रदान होता रहा। ट्रेनें मार मार कर लोगों को भेज दी जाती रहीं, और जो मुसलमान रुक गए यहां वो मौलाना आजाद, गांधी और नेहरू से करार कर रहे थे। बेईमानी की हद हो गई है। और इस तरह की बेईमानी की बात वो कहां जाकर कर रहे हैं? वो उनको जाकर बता रहे हैं जो पहले से ही झूठ की एक बुनियाद बनाकर उस पर इमारत हवा हवाई खड़ी कर रहे हैं। उसमें जाकर वो और थोड़ा सा भीगा हुआ केरोसिन डालकर माचिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक है ये। किसी की कृपा पर लगातार उच्च सदन में बैठना और इस तरह की बेबुनियाद आधारहीन बातें करना, यह शर्मसार करने वाला है। और ये हमारे उच्च सदन के नेता हैं। सचमुच कोई सुने तो कहेगा क्या दुनिया के किसी और देश में कहा जा सकता है क्या कि फलाना के साथ करार किसी का हुआ था? क्यों हुआ था करार भाई? कोई उनके पिताजी की जागीर थी क्या? किसी की जागीर नहीं है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बरसों पुरानी सभ्यता है जिसमें अलग अलग कालखंड में कुछ आतताई, आक्रमणकारी, आतंकवादी तक लड़ते रहे, कुछ करते रहे, लेकिन हम जिंदा हैं। जो गुलाम है वो वहां खड़े रहेंगे, उनको जवाब उसी तरह से ये वो कहने की तरीका है। जैसे 370 जब हटाई गई थी धारा, तो याद कीजिए कश्मीर के नेता क्या कहते थे कि ये हमारा इस देश के साथ करार था कि ये हमारा अलग स्टेटस रहेगा। 370 जो है उसकी पहचान थी, वो आपने तोड़ा। वो वही बात कह रहे हैं कि इस देश में करोड़ों करोड़ मुसलमान रह गए बंटवारे के बाद भी, तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उन्होंने आश्वासन दिया था ये तुम रहो यहां। फिर आरोप वही लगेगा तो कहेंगे कि ये सब संघियों का, भाजपाइयों का प्रपंच है। भैया इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नेहरू जी ने वही किया, प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर मुसलमान देश दे दिया, इधर मुसलमान दे दिया। फिर ये भी कहना चाहिए इनको। ये करार कौन सी चीज होती है? ये देश है, ये कोई किसी की संपत्ति, किसी की जागीर है क्या? आनंद भवन है क्या कि पहले लिया फिर ट्रस्ट बनाकर सोनिया जी के अंडर में डाल दिया? मुझे लगता है भावना समझनी चाहिए कि भाई आप भी आपका दर्जा दूसरे के बराबर है। गुलामी की है कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा इस देश में किसी को लोकतंत्र संभालने का अधिकार नहीं। ये भावना गुलामी की भावना है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साफ साफ बेईमानी है, गुलामी है। बताइए सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, करार का मतलब ये नहीं कि कोई रजिस्ट्री बैठ करके स्टाम्प पेपर पे करार हुआ हो। करार का मतलब ये है कि जब बंटवारा हो रहा था और मुसलमानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान जाने लगी, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आज़ाद ने भाषण दिया। महात्मा गांधी ने नोआखाली में जाके लोगों पर मरहम लगाया। सरदार पटेल ने निजामुद्दीन की दरगाह में बैठ करके जो है लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि ये देश जो है जितना हिंदुओं का उतना तुम्हारा है, और ये भरोसा उन्होंने दिया और आप यहीं रहिए। और उस भरोसे पर लोग यहाँ बहुत सारी बड़ी जमात रुकी। ये बात है। करार का मतलब कोई बैठ कर रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर पर बैठ कर नहीं हुआ था। वो तो पूना पैक्ट हुआ था 1936 में, जब गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, जब उन्होंने अपने कदम वापस लिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को लेकर के। तो उसको तक तो उस पर तो विवाद हो जाता है जो वाकई एक पैक्ट हुआ था। तो इसलिए करार से मतलब भरोसे की बात थी। वो मनोज झा राजनेता है, इमोशनल भाषण दे रहे हैं। उनके बीच में बैठे हुए नेता लोग इस तरह की इमोशनल भाषण देते हैं जा करके, क्योंकि उनको ऑडियंस मिल जाता है। तो अपनी बात इस समय सबसे बड़ी बात यह, जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी और राजनीतिक दल का कोई पहुंचा नहीं, तो मनोज झा के लिए मौका था महफिल लूट लेने का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलो। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, सब इस माटी के सपूत हैं। उस देश के लोगों को नायक बनाया है। लेकिन ये कहना कि मतलब जो है लोकतंत्र जो है खाली एक परिवार या एक पार्टी का बंधक या वो है, वो नहीं है। लोकतंत्र इस देश के लोगों का पूरे वो है की तासीर है, और इसीलिए लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है। आज कल कांग्रेस पार्टी ने 55 साल शासन किया, उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियां की मिलीजुली सरकारें आई। आज बीजेपी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही। तो लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र किसी एक परिवार की, एक पार्टी की जागीर नहीं, कोई भी एक है। और ना राष्ट्रवाद किसी की जागीर है। राष्ट्रवाद भी इस देश के सभी दलों के उसमें है। तो ये लोकतंत्र, राष्ट्रवाद जो भी है, ये इस देश की अपनी वैल्यू है, अपना मूल्य है। वो किसी एक दल, एक विचारधारा, एक व्यक्ति, एक परिवार, किसी की जागीर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब मामलों में बहुत खुले मन से बात करनी चाहिए।
और मनोज झा के बारे में यही कहूँगा, भाई राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बिहार में चुनाव है, उनको एक राजनीतिक भाषण देना था, चूंकि मुसलमान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया अपने तरीके से। और हमेशा आप देखिए कोई भी इस तरह के नेता कहीं भी जाते हैं तो भावनात्मक भाषण देता है। अभी ओवरसीज आपको आपने नहीं सुना, उनका भी सुनवा दीजिएगा तो वो तो और भी कुछ बोलेंगे। अभी आया नहीं तो सुनवा देता। वो तो ये तो पंचर ही बात कर रहे हैं, वो हो सकता है भ्रष्ट की बात। एक सर अगली खबर बढ़ जाऊं। दिल्ली में इस वक्त आरएसएस प्रमुख पहुंचे हुए हैं, और आरएसएस प्रमुख ही नहीं मोहन भागवत जी, बल्कि जो सरकारेवा है वो भी इस वक्त दिल्ली में ही है। और दिल्ली में आरएसएस की टॉप लीडरशिप के होने को एक बहुत नॉर्मल निगाह से नहीं देखा जा रहा। बहुत से लोग इसको भारतीय जनता पार्टी में जो नए अध्यक्ष का चयन होना है उससे जोड़कर देख रहे हैं, जो मामला काफ़ी देर जिसमें पहले ही हो चुकी है। काम तो बताया गया था कि अप्रैल की पहले हफ्ते में एक बात हो जानी थी, लेकिन अब होने को मई आ गया है। और दूसरा सुगबुगाहट है, इनकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जो है फेरबदल किया जा सकता है। तो एक इस खबर पर मैं बढ़ूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है वहां जाकर, और प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को विशेष सुरक्षा दी गई है। आप देख रहे हैं सऊदी अरब के जो लड़ाकू जहाज हैं उन्होंने एस्कॉर्ट किया है प्रधानमंत्री के जहाज एयर इंडिया 1 को। जैसे ही वहां के हवाई क्षेत्र में एयर इंडिया 1 पहुंचा, सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उसके विंग्स पर पहुंचकर उसको एस्कॉर्ट किया। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच जाएंगे। पहले मैं ये, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि हमेशा आप देखते हैं, इस जेस्चर का क्या मतलब निकाला जाए? विशेष सम्मान के तौर पर आपको देखना चाहिए। एक तो क्योंकि सुरक्षा का कोई खतरा उस तरह से नहीं है, ये सम्मान की बड़ी बात है कि सऊदी अरब जो है किस तरह से प्रधानमंत्री को देखता है। और प्रधानमंत्री के लिए, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने उनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री जी को दिया है, और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद होगी कि भाई वहाँ पर कुछ बात हो जाएगी, कुछ मुसलमानों को लेकर, वक्फ को लेकर। यदि आपको याद हो, पिछले 11 साल में वो 10 बार अलग अलग कंट्रीज में गए हैं। किसी भी देश ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर, उस सरकार या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। और ये उससे भी आगे का जेस्चर है कि लड़ाकू विमान को जब वो अपने उसमें एयरफील्ड में पहुंच रहे हैं तो वो एक विशेष सम्मान के नज़रिए से मैं देखता हूँ उसको, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं। और ये बेहतर बात है कि वहाँ पर जब पहुँच रहे हैं, अभी विशेष सम्मान वैसे भी उनके लिए है, जेद्दा में वो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद सऊदी अरब का भी ये सिविलियन अवार्ड शायद उनके पास है, सर्वोच्च सम्मान जो है सर्वोच्च सम्मान वो उनको मिला है। अच्छा, ये सवाल आज जो ये दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कर रहे हैं बैठक, वहां पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि मोदी तो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं और वो तो अब सऊदी अरब आज ही जा रहे हैं, और इस पर आपको क्या कहना है? तो वो जवाब इंटरेस्टिंग आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो 2 देशों के बीच की बात है और वहां व्यापार की भी बात होगी, तो वो दुनिया अलग है, हमारी मांग अलग। सुनिए कि असल में 2 चीज़ें अलग अलग होती है। एक होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ों से तय होती है, उसमें व्यापार है, उसमें रिलेशनशिप है, उसमें डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, उसको आप अलग करके देखिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये बुनियाद थोड़ी बन रही है कि आपने वक्फ सेंटर में जो तब्दीली की है उसके वजह से हम आपको आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, सऊदी अरब का, यूएई का हमको आप उदाहरण मत दीजिए। सऊदी अरब हो या यूएई हो या मुस्लिम देश हो, वो सब जो है बादशाहत हैं, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। हमारे देश में लोकतंत्र है, फैसला अवाम करती है और अवाम के मुताबिक फैसला होगा। यहाँ थोड़ा सा कासिम नसरुल साहब जो हैं उन्होंने मतलब आप पूरी सच्चाई उन्होंने बयान नहीं की। कश्मीर के मामले पर ओआईसी के बहुत सारे देश, विजय जी बता देंगे आपको डिटेल में, अक्सर कई बार जो है एक प्रतिकूल टिप्पणी भारत के खिलाफ करते रहे। और जहां तक सीधे सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों का सवाल है, भी ज्यादा पीछे नहीं जाइए। नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें भी उस पर बाकायदा बल्कि इसमें एक और बात है, बल्कि इसमें और एक बात होती है कि कई बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर स्ट्रेन हो जाता है कि यदि कोई ऐसी घटना हो जिससे देशों में यदि किसी बात को लेकर, अभी जैसे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, तो पिछले 5 यात्राएं उन्होंने विदेश यात्राएं की है। हर जगह उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेन आया है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रवासियों का मसला जिस तरह से रहा है और टैरिफ रहा है। तो ये कहना कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी इसका असर पड़ता है। सवाल वो सब लोग इस पर अपना लोग इसको वक्फ को और वक्फ कानून को यहाँ जीने मरने का सवाल बना रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा मामला होता
इसको इसकी विदेश नहीं, में भी कोई प्रतिक्रिया इसका प्रतिक्रिया ये होती कि क्या ये मुसलमानों के लिए खतरे का कानून है। एग्जैक्टली ये कम से कम वो कंट्री नहीं बता रहा, ये इसको एक मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। एक चीज है सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुस्लिम कंट्रीज को लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल है। इसके पहले मुस्लिम देशों को दूसरी सरकारें, खासकर गैर बीजेपी की सरकारें, टेकन फॉर द ग्रांटेड लेती रही। जैसे 3 बार प्रधानमंत्रियों ने यात्रा की और मोदी जी 3 बार इसी अकेले हुए। मोदी जी ने, अगर आप गल्फ के जो खाड़ी के देश हैं, आप यूएई देख लो, कुवैत देख लो, कतर देख लो, जॉर्डन देख लो, आप इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ गए, वो है सऊदी अरब। तो इस मामले में मोदी जी को 10 में 10 नंबर दिए जाने चाहिए कि मुस्लिम देशों के साथ उन्होंने जो रिलेशन, जो एक आशंका थी जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी कि मुस्लिम देशों से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर किए हैं। इसमें मुझे लगता है कि मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि अगर हर राज्य, हर देश का नागरिक सम्मान उनको मिला। कतर में वो देखिए 9 के 9 हमारे जो है जो बंद हुए थे जासूसी का आरोप में, नेवी के अधिकारी उनको छुड़ा के लाए, बहुत सारे उदाहरण है। अफगानिस्तान को आप देख लीजिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ करके मुस्लिम देशों को तो तकलीफ है इस बात की, तकलीफ है इस बात वहां की। तो कमेंट्री होती है टीवी चैनलों पर कि हमारे मुसलमान देशी हमारे साथ नहीं है। समीर जी, बिल्कुल, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जाती है, दुनिया में उतने ही मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के मित्र के रूप में देखते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान होता है, जो आज भी हम इस बात को देख रहे हैं, और तमाम देशों में, मुस्लिम कंट्री में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से मुस्लिम देशों के साथ उनकी डिप्लोमेसी काम कर रही है। और सिर्फ इस बार भी नहीं है, आर्टिकल 370 के समय किस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश की थी कि भारत के खिलाफ एक ग्रुप बनाओ, लेकिन क्या हुआ, भारत का आखिरी में उन्होंने साथ दिया। 3 तलाक के समय इस बात की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम शरिया में इंटरफेयर कर रहे हैं, उस समय किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके का काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम कंट्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और 2047 का विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं, और सभी को साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, मुस्लिम कंट्रीज को भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साथ लेकर चल रहे हैं। कोरोना काल में आप देखिए, जब वैक्सीन देने की बारी आई तो मुस्लिम कंट्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन वहां पर भेजी थी। तो मुझे लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास का तो प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है, वो सिर्फ देश के अंदर नहीं, सहयोगी और पड़ोसी देशों के साथ भी वह लागू है। 2 नाजुक मौके आए भारत की डिप्लोमेसी में जब मुस्लिम देशों को लगा कि कुछ उनको साधना जरूरी था। एक 1971 में जब बांग्लादेश बना तो ओआईसी के देशों ने पूरा भारत के खिलाफ प्रस्ताव करने की कोशिश की। उसमें इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अपना दूत बना के भेजा, और उन्होंने 53 में से 51 देशों का समर्थन भारत के हक में हासिल किया, एक पाकिस्तान, लीबिया और टर्की को छोड़ करके। और तीसरा 370 वाला जो मसला था, जब 370 आया, बड़ी बात थी, तब बड़ी बात थी, तब लगा कि पाकिस्तान ने उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, और तब नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल किया, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की इस्लामिक देशों की जो कूटनीति है वो काफी उसमें सामने है। ब्रेक ले लेते हैं। मनोज झा की जुबान में मतलब जो मुस्लिम विरोधी नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है वो पंक्चर होता है, पंक्चर हो रहा है। इस वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा जलसा चल रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी अभी भाषण कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जा ही रहे हैं। हैदराबाद में इन्होंने खुद प्रोग्राम करवाया था बोर्ड का, फिर बिहार में प्रोग्राम में इन्होंने अपने आदमी भेजा, दिल्ली में खुद आए हैं, और नरेंद्र मोदी पर सीधे इनका निशाना है। कहा कि नरेंद्र मोदी बताते हैं मुसलमानों में इतनी गरीबी है तो वो इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आप कम्युनल हैं। इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अभी प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब ने अपने लड़ाकू जहाज भेजे हैं उनके स्वागत के लिए, हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जरा वहां के शेख से, वहां के शहंशाह से पूछ लीजिएगा कि वक्फ क्या होता है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी की बात। नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे, और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है,
हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपये मिलते हैं। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को यह कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मनी थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्लाह साहब बैठे चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है, तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं।
फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप, उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार इस आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में कि नहीं जो मुसलाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं, जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है क्या प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा।
हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो, उसमें लफ्ज अच्छा उसमें कॉन्ट्रावेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मुहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं। और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती, भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी दुश्मन है मुसलमानों के और मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये भी कहा कि जो लोग उन्होंने खुद ही उपाधि दी, जो लोग इस बिल का बचाव करते हैं मुसलमान आकर ही वो जोकर हैं। उन्होंने कहा जो टीवी पर बैठकर बताते हैं कि बिल कितना अच्छा है।